गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, मैं आनंद रेखवार पारस एजू वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था अपूर्ण प्रतियोगिता एवं कीमत निर्धारण। इस चैप्टर में हमने अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है और क्या अपूर्ण प्रतियोगिता प्रैक्टिकल लाइफ में पाई जाती है या नहीं पाई जाती, ये हमने देखा था उदाहरण सहित। और इसके बाद हमने ये भी जाना कि पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या क्या अंतर होते हैं। ये मैंने आपको लिखवाया नहीं था और मैंने आपसे कहा था कि आप 3 कॉलम बनाइएगा, एक अंतर का आधार, एक पूर्ण प्रतियोगिता और एक अपूर्ण प्रतियोगिता, और ऊपर हेडिंग डाल देना पूर्ण प्रतियोगिता एवं अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अंतर। और जो 7 पॉइंट हमारी विशेषताओं के हैं, उन्हीं 7 पॉइंटों को मैंने बोल के भी बता दिया था और आपसे कहा था इसको कॉपी में लिख के रख लेना। और मुझे विश्वास है कि आपने लिख के रख भी लिया होगा। रख लिया होगा ना? बताओ भाई। नहीं लिखा हो तो भाई लिख लेना, वो भी नहीं किया तो एक पेज छोड़ देना। विश्वास ही तोड़ा, और क्या बोल सकते हैं हमको, है ना? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं आपको भाई समझा दूंगा, पर एटलीस्ट आप इसको तो लिखना। और मैंने आपको बोल के भी बता दिए थे पूरे 7 पॉइंट, उसके बाद भी अगर आप कॉपी में लिख नहीं पाए तो फिर अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर एग्जाम में आ जाए कि पूर्ण और अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर होता है और आपसे वो नहीं बना, तो आप मुझको दोष नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया भी है। हाँ, लिखवाया नहीं, पर मैंने आपको जरूर इतना समझा दिया था कि इस लायक कुछ बचा ही नहीं था कि मैं आपको लिखवा सकूं, है ना? फिर भी अगर आपने नहीं लिखा है तो ये गलती आपकी है, ना कि मेरी। ठीक है। अब अगर लिखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा है तो उसके लिए एक पेज छोड़ देना और फिर आज जो हम लिखेंगे उसको आगे कंटिन्यू करना। अब आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है, यानी अपूर्ण प्रतियोगिता में साम्य मूल्य या अपूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन मूल्य क्या होता है, इसको हम देखने वाले हैं। ठीक है। अब सर, जिस तरह हमने अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ और विशेषताएं पढ़ने से पहले पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ और विशेषताएं पढ़ा था, क्या हमको अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण कैसे होता है इसको पढ़ने से पहले क्या ये पढ़ना है कि पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण कैसे होता है? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हमने अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ और विशेषताएं पढ़ी थी तो वहां हमें पूर्ण प्रतियोगिता की अर्थ और विशेषताएं बहुत काम आई थी। और मैंने आपसे कहा भी था कि पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ और विशेषताएं पढ़ लेना ताकि वो अपूर्ण प्रतियोगिता के अर्थ और विशेषताओं में काम आए। लेकिन अब जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण, तो इस बात का पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण के साथ कोई लेना देना नहीं है। यानी आपने पूर्ण प्रतियोगिता में जो कीमत निर्धारण पढ़ी थी वो एकदम अलग है, और अब जो हम जो पढ़ने वाले हैं अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण, वो एकदम अलग है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता का साम्य और संतुलन मूल्य अलग चीज है और अपूर्ण प्रतियोगिता का साम्य और संतुलन मूल्य अलग चीज है। अब क्या अलग है, कितना अलग है, यही हमको देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। अब जो हमारी आज की क्लास है वो एकदम छोटी सी क्लास है जिसमें कुछ नहीं है, केवल 2 लाइन है और एक डायग्राम बनना है और हमारा अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण खत्म हो जाएगा। यानी अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का साम्य या संतुलन बिंदु या मूल्य क्या होता है, ये एक छोटा सा हमको एक डायग्राम बनाना है और 2-3 लाइनें लिखनी है और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और आपको ये भी बता दूं कि आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इतना आईएमपी है ही नहीं। मतलब एग्जाम में 99% चांसेस है कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन 1% चांसेस तो है ना? और मैंने 100% क्यों नहीं बोल दिया? अरे साहब, 100% कीटाणु मारने की गारंटी तो डिटॉल भी नहीं लेता, तो फिर मैं कैसे बोल दूं कि 100% एग्जाम में ये टॉपिक ही नहीं आएगा? आ सकता है भाई, इसलिए मैं भी 99% बोल के 1% खुद को सेव रखूंगा। क्योंकि डेटॉल ने भी 99.99% क्यों बोला? ताकि अगर एक आध कीटाणु नहीं मरा या बच गया तो कोई डेटॉल को ये नहीं बोल दे कि क्यों रे, तूने तो कहा था 100% कीटाणु मर जाएंगे, ये एक कीटाणु कैसे बच गया? इसलिए डेटॉल ने भी 99.99% बोल के खुद को थोड़ा सा सेफ रख लिया। ठीक इसी तरह मैंने भी बोल दिया कि एग्जाम में चांसेस है कि 99% ये तो आना ही नहीं है, बल्कि मैं भी बोल देता हूँ 99.99%, लेकिन थोड़ा सा मैंने खुद को सेफ रख लिया। क्योंकि अगर एग्जाम में गलती से ये क्वेश्चन 2-3 नंबर में डाल दिया तो कोई मुझसे ये ना बोल दे कि सर आपने तो कहा था ये तो 100% नहीं आएगा, इसको पढ़ो ही मत, तो फिर आपने पढ़ाया ही क्यों? इसलिए मैं तो भैया आपको पढ़ा भी रहा हूं और 1% एग्जाम में आने के चांसेस भी बता रहा हूं। हाँ, आईएमपी बिल्कुल नहीं है, इतना मैं आपको बोल सकता हूं। यानी 5 साल 10 साल में
अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आ जाए, अब वो 5वां 10वां साल कौन सा होगा, आपकी किस्मत में वो साल है या नहीं, अपन नहीं जान सकते ना भाई। क्यों, अगर मान लो आपने अपने जो 12th बोर्ड है उसको पेपर कठिन बनाना होगा और उसने ये क्वेश्चन डाल दिया तो, कि बच्चे तो पढ़ते नहीं है क्योंकि आईएमपी नहीं है, एग्जाम में आते ही नहीं, और इस बार उन्होंने दे दिया, समझे ना। इसलिए मैंने आपको बोला आईएमपी नहीं है, पर हमारा पढ़ने में कुछ नहीं जा रहा। जब इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो ये 2 लाइन की छोटा सा टॉपिक और एक डायग्राम सीखने में क्या दिक्कत है। सर डायग्राम इतने सारे हो जाएंगे तो याद क्यों रखेंगे, और ये एक और बढ़ा रहे हैं आप फोकट में। तो मैं आपको बता दूं कि हम जो डायग्राम बनाएंगे वो भी नया नहीं है, पुराना का पुराना डायग्राम पूरा का पूरा कॉपी कर लिया है, पुरानी की पुरानी लाइन भी कॉपी कर ली है। बस हमारा जो हेडिंग है कि अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण या फर्म का साम्य मूल्य या संतुलन मूल्य, बस ये नाम हमको ऐड करना है, बाकी डायग्राम बातें सब कुछ पुरानी है। समझ में आई आपको, इसलिए कुछ भी नया भी नहीं है। तो मैं आपको नया तो आज पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं तो आपको पुराना ही पढ़ाऊंगा, बस नाम नया दे दिया, अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण, क्योंकि ये नाम अभी तक कोई किसी क्लास में या किसी टॉपिक में आया ही नहीं है। समझ गए भाई, ठीक है। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है, पहले तो हम देखें अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण, और हम बात करेंगे इसके डायग्राम की, है ना। तो मैं साइड होता हूं, पहले आपको एक डायग्राम दिखाता हूं कि ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में आप देखो, एक्स अक्ष हो चाहे वाई अक्ष हो, मैंने कुछ नहीं लिखा, और डायग्राम में भी मैंने जो 2 रेखाएं बनाई है, एक नीचे गिरती हुई और एक ऐसी यू आकार बोलूं या किसी आकार में बताऊंगा नहीं तो हिंट मिल जाएगा कि ये कौन से आकार की है। बाकी बस ये 2 लाइनें बनाई है। और अब आप याद करिए कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपने कौन से चैप्टर में पढ़ा, ये जो डायग्राम है ये आपने कौन से चैप्टर में पढ़ा। क्योंकि देखो मैंने इसमें ना एक्स एक्सिस पे क्या है वो लिखा, ना वाई एक्सिस पे क्या है वो भी नहीं लिखा, और ये जो 2 वक्र या रेखाएं बनी है, ये रेखाएं क्या है इनके नाम भी नहीं लिखे, और जानबूझ के नहीं लिखे ताकि आप याद कर सको कि ये डायग्राम आपने कहाँ पढ़ा। लो भाई, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, लिखो ये ध्यान करो, इसको कहाँ पढ़ा, याद करो, पन्ने पलटाओ, जो करना है वो करो। सर आप तो टाइम पास कर रहे हैं, हाँ मैं टाइम पास ही कर रहा, क्योंकि आज की क्लास इतनी छोटी है कि अगर मैं पढ़ाने बैठा ना तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, फिर तुम्हारा वीडियो तुम शुरू करोगे तो वो शुरू करते से ही खत्म हो जाएगा। तो मैं टाइम पास करने के लिए कुछ तो करूँ ना, तो मेरे पास क्या है, ये टाइम पास भाई, पढ़ाना ही मेरे लिए, तो आपको पढ़ाना ही टाइम पास है। अरे सर क्या बात कर दी, हमारे लिए भी तो आपका पढ़ाना ही टाइम पास, हमारा पढ़ना ही टाइम पास है। अगर आपके लिए आपका पढ़ाना टाइम पास है तो हमारे लिए हमारा पढ़ना टाइम पास है। सर टाइम पास से टाइम पास कैंसिल, चलो क्योंकि आया क्या आंसर, 0। हाँ वही, जैसे तुम्हारा बुद्धि, जैसे तुम्हारी दिमाग, वैसे ये इसका भी आंसर आया 0। चलो फटाफट से याद करो जरा, ये जो आपने डायग्राम है वो कहाँ देखा। चलो अच्छा नाम लिख दूं मैं, तब याद आएगा। लो तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आप नाम देख लो कि एक्स एक्सिस पे हमने लिखा विक्रय या उत्पादन की मात्रा इकाइयों में, और वाई एक्सिस पे आप देख लो, वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिखा, वाई एक्सिस पे मैंने लिखा सीमांत लागत, या केवल लिखता हूं लागत एवं आगम, या पूरा ही लिख देता, सीमांत लागत एवं सीमांत आगम। इससे एक बात तो पक्की हो गई कि ये जो डायग्राम है इसमें जो 2 रेखाएं बनी है, एक सीमांत लागत की होगी और एक सीमांत आगम की होगी, है ना। ये देखो आप डायग्राम देखा। अब ये तो याद कर लो कि कौन सी लागत की है कौन सी आगम की। तो ध्यान करो, हमने ये जो पढ़ा था ये हमारा टॉपिक का नाम, मैं याद दिला दे रहा हूँ आपको, लाइनों के ये भी लिख दिया मैंने तो कि कौन सा वक्र कौन सा है। तो देखो जो आपका नीचे गिरता हुआ है उसका नाम क्या लिखा है, उसका नाम लिखा है सीमांत आगम, गिरते हुए। और ये जो ऊपर बढ़ता हुआ जिसको हमने क्या बोला था, नाइकी का शेप में बताया था ना, नाइकी ब्रांड है, उस नाइकी कंपनी के स्टाइल जैसा ये जो सिंबल बना है, इसको हमने क्या बोला, इस वक्र को हमने बोला इसको सीमांत लागत। और ये 2 वक्र हमने एक साथ एक ही ग्राफ में एक ही डायग्राम में कौन से चैप्टर में पढ़े थे, उस चैप्टर का नाम था आगम के सिद्धांत। आगम के सिद्धांत चैप्टर में हमने जब एक हेडिंग डाली थी अपूर्ण प्रतियोगिता में आगम, वहां हमने इस डायग्राम को पढ़ा था, ठीक है। अब अभी याद नहीं आया तो अब तो चैप्टर का ही नाम बता दिया, टॉपिक का नाम भी बता दिया, अब तो मिल ही जाना चाहिए। तो अब तो वो पेज खोल लो आप, उस पेज को खोलोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ अपूर्ण प्रतियोगिता में आगम कैसे होता है, उसका हमने एक टेबल भी बनाया था और उसका हमने ये डायग्राम भी बनाया था। और इस डायग्राम में हमने देखो क्या बनाया था, एक्स अक्ष पे लिखा था विक्रय या वस्तु की मात्रा, उत्पादन की मात्रा, वाई अक्ष पे लिखा था सीमांत आगम एवं सीमांत लागत, और दोनों वक्र एक साथ बना दिए थे। और मैंने आपको आगम चैप्टर जब पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि ये दोनों जो वक्र हैं ये टीपे हुए हैं,
आगम वक्र हमने सीमांत लागत वक्र हमने लागत के सिद्धांत चैप्टर से टीपा है, और सीमांत आगम वक्र हमने आगम के जो 3 प्रकार होते हैं उनमें से एक सीमांत आगम जो होती है वहां से टीप के लाए थे, है ना। और इस तरीके से हमने ये दोनों वक्र बनाए थे। तो वही वक्र यहाँ आ गए। अब सर इनका उपयोग क्या है, अब आपने तो बता दिया, है ना। तो हमको ये तो पता चला कि ये जो हमने डायग्राम बनाया है, ये रेखा चित्र कहाँ से टीपा है हमने टीपा है चैप्टर का नाम आगम के सिद्धांत, और उस चैप्टर में टॉपिक का नाम अपूर्ण प्रतियोगिता में आगम, ये हमारे टॉपिक का नाम था। वहां से हम ये वक्र टीप के ये डायग्राम पूरा टीप के लिया है। अब बात आती है इसका क्या संबंध है, जो हमारा टॉपिक का नाम है अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण, या अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का साम्य या संतुलन कीमत मूल्य, इसका क्या संबंध है। तो देखो भाई, यहाँ पर अगर हम अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण की बात करें, तो जैसा आपने पूर्ण प्रतियोगिता में पढ़ा था ना कि जो कीमत का निर्धारण है वो वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति, इन शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है, ऐसा अपूर्ण प्रतियोगिता में नहीं है। अपूर्ण प्रतियोगिता में जो कीमत का निर्धारण होगा वो वस्तु की मांग और पूर्ति शक्तियों पर नहीं, बल्कि सीमांत आगम और सीमांत लागत, इन दो पर निर्भर करता है। पर हाँ, ये बात पक्की है कि जहां पर सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर हो जाए, वहां पर अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण हो जाता है। यानी यहाँ पर मांग और पूर्ति वक्र की तो बात ही मत करो साहब, यहाँ पर आप बात करो सीमांत लागत वक्र की और सीमांत आगम वक्र की, और ये दोनों वक्र जहां पर बराबर हो जाएंगे वहीं पर हम बोल देंगे अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण हो गया, जिसे हम फर्म का संतुलन या साम्य मूल्य भी बोल सकते हैं। और अपूर्ण प्रतियोगिता में भी इसको हमने किस नाम से पढ़ा था, फर्म का संतुलन। हमने बोला था जहां पर सीमांत लागत और सीमांत आगम दोनों बराबर हो जाएंगे, अर्थात ये दोनों वक्र एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे उसी बिंदु को हम फर्म का संतुलन बोलेंगे। ये हम पढ़ के आए थे आगम के सिद्धांत चैप्टर में, और यहाँ हमने फर्म का संतुलन बोल लो या साम्य मूल्य बोल लो या संतुलन मूल्य बोल लो या आगम में कीमत का निर्धारण बोल लो, सब कुछ एक ही बात है। समझ गए। यानी आपने वहां जो पढ़ा था वो एग्जैक्ट अगर आप टिप भी दोगे यहाँ पर तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने कहा था कि आज की क्लास में मैं आपको नया तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, बस हेडिंग नहीं है, बाकी आपने जो वहां लिखा था वही का वही यहाँ लिख भी दो, वहां जो डायग्राम बनाया था वही का वही डायग्राम यहाँ पे चिपका दो। मतलब आपको कुछ भी नया नहीं करना है। हाँ, एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है तो वो लिख सकते हो कि यहाँ पर ही कीमत का निर्धारण हो जाता है, यानी अपूर्ण प्रतियोगिता में इस प्रकार कीमत का निर्धारण होता है। ठीक है, तो हम वहां का तो नहीं टिप रहे, थोड़ा तो हम नया करें, जब नए चैप्टर में नए नाम से आया है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अपूर्ण प्रतियोगिता में जो कीमत का निर्धारण है वो सीमांत लागत वक्र और सीमांत आगम इनके द्वारा निर्धारित होता है। जहां पर सीमांत लागत और सीमांत आगम बराबर हो जाती है वहीं पर आपका कीमत निर्धारित हो जाती है। अर्थात जिस बिंदु पर सीमांत लागत वक्र और सीमांत आगम वक्र दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, दोनों एक दूसरे को काटते हैं, उसी बिंदु काट कर खाते हैं, उसी बिंदु पर क्या हो जाता है, आपका जो सीमांत जो कीमत का निर्धारण है वो अपूर्ण प्रतियोगिता में हो जाता है। और इसी का क्या नाम है, इसी को हम बोलते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन, अपूर्ण प्रतियोगिता में साम्य मूल्य या अपूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन मूल्य, सब कुछ इसी के नाम है। समझ गए आप। तो ये हमने क्या देखा, अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण देखा। ठीक, तो मैंने आपको पहले बताया ना तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना ही टॉपिक नया है, पर सिलेबस में है तो हमें पढ़ना पड़ेगा साहब, क्योंकि हमको बोर्ड ने सिलेबस में दिया है कि 12th में ये रहेगा तो हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण कैसे होता है वो हमने यहाँ पर देख लिया। और नया क्या देखा, कुछ भी नहीं, डायग्राम भी टिप लिया, लाइनें भी आप मन से बना सकते हो, चाहो तो वही की वही लाइन टिप लो, हेडिंग डाल दो अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण। ठीक भाई, तो इस तरीके से अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण कैसे होता है वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब आगे क्या करना है, चैप्टर खत्म। इस चैप्टर में तो कुछ था ही नहीं, इंपॉर्टेंट जो था वो तो हमने कल ही पढ़ लिया था। इंपॉर्टेंट क्या था, 3 चीजें, अपूर्ण प्रतियोगिता का क्या अर्थ होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता की क्या विशेषताएं होती है, और पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर होता है, वेरी IMP क्वेश्चन। और वैसे भी अगर आप अंतर पढ़ लेंगे तो दोनों की साथ साथ विशेषताएं ऑटोमेटिकली आपकी कवर हो जाएगी। और अगर आपको विशेषताएं पता है तो विशेषताएं हमने टीपी कहां से थी, हमने अंतर में से हमने अर्थ में से तो विशेषताएं बनाई थी, है ना। तो अगर आपने अंतर याद कर लिया तो ऑटोमेटिक वो विशेषताएं बन गई और वही आपका
अर्थ बन जाता है पूर्ण और अपूर्ण प्रतियोगिता का। समझ गए आप इस चीज को? तो इस तरह से आज की क्लास में हमने अपूर्ण प्रतियोगिता का क्या, अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण किस तरह से होता है इसको समझा। अब कल की क्लास में हम जानेंगे एकाधिकार कि एकाधिकार क्या है, उसका अर्थ क्या, विशेषताएं क्या, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में वो पाया जाता है या नहीं, एकाधिकार के प्रकार भी होते हैं, और उसके बाद हमको अंतर भी देखना है कि एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है, और उसके बाद एकाधिकार में किस तरह कीमत या मूल्य का निर्धारण होता है। समझ गए आप? तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी का हम कल की क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।